जी सो वेलकम बैक जी। जी सो लास्ट टाइम जो हम गो थ्रू कर रहे थे वो हम कंपोनेंट्स ऑफ प्रपोजल पे हमने फिनिश किया था एज यू नो। सो आज जो हमने कंटिन्यू करना है, अभी जो कंटिन्यू करना है हमने वो अदर शॉर्ट रिपोर्ट, द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 8। ठीक है जी, लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 8। ठीक है जी, और टॉपिक क्या है जी? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लेट मी ओपन इट। जो टॉपिक है दैट इज द अदर रिपोर्ट्स। अदर रिपोर्ट्स है ना, अदर शॉर्ट रिपोर्ट्स। कौन सी रिपोर्ट है जी? लेंथी रिपोर्ट्स भी होती हैं, लेकिन आप कोर्स की स्कोप की हद तक वो बता रहा है जी। शॉर्ट रिपोर्ट्स को हम डिस्कस करते हैं अब। डिफरेंट रिपोर्ट। द फर्स्ट वन इज दी प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 6.1। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है जी, द फर्स्ट वन इज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। जी हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, ये क्या होती है जी। जी जी एनी आइडिया जी, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होगी? गिव मी एनी आइडिया। गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आपकी कंपनी थी, माशाल्लाह से अच्छी कंपनी थी, आपने प्रपोजल दी। देखिए प्रपोजल एक्सेप्ट होगी। अब जब एक्सेप्ट होगी और आपने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपके गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सालों में जाके कंप्लीट होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। सपोज आपको प्रोजेक्ट मिलेगा जो न्यू, आपने एक जो है ना वो मोटरवे बनानी है विद इन अनदर सिटी। इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। या जिस तरह से ये ऑरेंज लाइन, ऑरेंज ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था, या मेट्रो का जो प्रोजेक्ट था, इट टेक्स टाइम, ईयर्स एट टाइम्स। तो फिर उस पर ना वक्तन फ़वक्तन आपने प्रोग्रेस देनी होती है कि इस महीने कितना काम हुआ, 6 महीने में कितना काम हो गया, पहले साल में कितना काम कंप्लीट हुआ। ठीक है। सो ये फिर गवर्नमेंट को पता हो, या जो प्रोजेक्ट बनवा रहा है उसको पता हो कि वो प्रोजेक्ट कहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने हर महीने में या हर वीक में वो खुद डिफाइन होता है, पहले टर्म एंड कंडीशन डिफाइन होती हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। सो आउटलाइन द प्रोग्रेस ऑफ अ टास्क। क्या जी? आउटलाइंस दी प्रोग्रेस ऑफ अ टास्क इन अ प्रोजेक्ट, कि जो प्रोजेक्ट में क्या प्रोग्रेस चल रही है, कहाँ तक प्रोजेक्ट पहुँचा है उतने अरसे में, वो डिस्कस करते हैं। इंक्लूडिंग वर्क कंप्लीटेड, कितना काम हो गया, वर्क रिमेनिंग कितना काम रह गया, कॉस्ट इनकर्ड, अभी तक कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो गई है, रिमेनिंग कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कितना रिमेनिंग कॉस्ट कितनी रह गई है, एंड स्केड्यूल ऑफ ओरिजिनल एंड एंटिसिपेटेड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। के ओरिजिनल टाइम क्या था, सपोज ओरिजिनल टाइम था 3 साल का, और एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं कि कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम एंटिसिपेट करते हैं, जो ओरिजिनल टाइम होता है उसके मुताबिक हम थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि ह्यूमंस है ना, वी कांट बी 100%। ठीक है। उसमें डेडलाइन थी 3 साल की थी, अब वो 3.25 साल भी हो सकते हैं, वो 2.5 साल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर ही जाते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं। तो वो उस प्रोजेक्ट की सारा बताना कि अभी तक कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अभी तक कितना खर्चा उस पर हो गया। ओके, आगे फर्दरली हमने 1 महीने में कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, या हमने 1 हफ्ते में कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कितना खर्चा हमें रिक्वायर्ड होगा, फिर एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं कि आगे कितने अरसे में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस होती हैं वन बाय वन। अब इलस्ट्रेशन है जी। सपोज जी न्यू कंप्यूटर सिस्टम रोल आउट, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक बात बताऊँ, बड़े बड़े बैंक्स में, ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर्स होते हैं कुछ अरसे बाद वो चेंज करने होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई आ जाती है, न्यू मॉनिटर्स, न्यू सॉर्ट ऑफ CPUs, न्यू प्रोसेसर्स। अब एक प्रोजेक्ट है कि उसने पूरी उस कंपनी के डिफरेंट शहरों में ऑफिसेस हैं, उसने बिडिंग की, उसने ऑनलाइन किया, या उसने अखबार में एक इश्तिहार दिया, जी मैं अपने इस कंपनी के, मेरे कंपनी के 10 ऑफिसेस हैं, कुछ कराची में है, कुछ लाहौर में है, कुछ इस्लामाबाद में है, कुछ फैसलाबाद में, 10-20 ऑफिस, उनमें सब में मैंने कंप्यूटर सिस्टम को चेंज कराना है, प्लीज़ गिव मी योर बिडिंग, प्लीज़ हैव अ प्रपोजल। कंपनी ने प्रपोजल दी, वो एक्सेप्ट हो गई। अब उसकी प्रोग्रेस है सपोज
उसका जो रेफरेंस नंबर था वो क्या था, FR24CS3D, ये रेफरेंस नंबर था। डिस्क्रिप्शन, उस प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन का, इंस्टॉल न्यू डेस्कटॉप कंप्यूटर फॉर ऑल ट्रेडर एंड सेल्स पर्सन। अब उस कंपनी में जितने भी सेल्स पर्सनल थे या जो भी उस कंपनी में ट्रेडर्स थे, ट्रेड कर रहे थे, जो भी उसमें लेन देन कर रहे थे कस्टमर्स के साथ, उन सबको न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल करके देने हैं। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट कितना है, 60 मिलियन, कितना है, 60 मिलियन, 6 करोड़ का प्रोजेक्ट, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। अगर एक कंप्यूटर आपका 15-20 हज़ार का आता, जस्ट थिंक अबाउट कि कितने कंप्यूटर्स लगाने होंगे। 6 करोड़ का प्रोजेक्ट यार, ये तो मल्टीनेशनल कंपनी की बात हो रही है आई गेस जी। बजट मैन डेज, अब बजट मैन डेज कह रहा है 4800। अगर एक बंदा वो प्रोजेक्ट लगाएगा तो वो 4800 डेज लगाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट पे डिफरेंट लोग पे डिवाइड कर लो, आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लो, या यहाँ पे 50 बंदे लगाओ, 100 लगाओ, उस हिसाब से हम उस प्रोजेक्ट को डेडलाइन देते हैं। अगर एक बंदा उस घर को बनाएगा तो शायद उसको 1000 दिन चाहिए, लेकिन हम उस पर लेबर लगाते हैं तो वही प्रोजेक्ट जो है ना महीने 2 महीने में कंप्लीट होने लगता है। ठीक है जी। सो स्टार्टिंग डेट थी इसकी ये थी, एंडिंग डेट जनाब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये है। स्पॉन्सर जो है वो कौन है जी, खालिद खान साहब। उस प्रोजेक्ट को जो बना रहे हैं जो हम, उसका जो स्पॉन्सर है वो कौन जी, खालिद खान साहब है। उसके बाद ये माइलस्टोन टू अपडेट, अब तक कितना हम उसको अचीव कर सकते हैं। प्रोग्रेस अपडेट, कराची कंप्लीट हो गया जी, बड़ी बात है, कराची कंप्लीट हो गया। नॉट डिलीवरिंग लाहौर, लाहौर में विच इज़ 20% कंप्लीट। वर्क रिमेनिंग लाहौर, इस्लामाबाद प्लस स्मॉल, आपको जो ऑफिस है 3 जगह पे ही हैं, कुछ और कराची में मेन है, फिर लाहौर में, फिर इस्लामाबाद में, और प्लस स्मॉल नंबर ऑफ रिमोट स्टाफ। कुछ और भी आपके ऑफिस हैं लेकिन वो थोड़े से ही हैं, एनीवेज प्लस स्मॉल नंबर ऑफ, आई मीन कास्ट इंक्रीज। अभी तक कितना खर्चा होगा जी, 2 करोड़ 40 लाख का खर्चा हो गया। कास्ट टू कंप्लीट, अभी अगर उसमें से माइनस करो तो ये कितना बनता है, ये तो 36 मिलियन आना चाहिए, यहाँ पे 38 मिलियन लिखा हुआ है। तो 2 मिलियन जो है ना वो, क्योंकि इसको टाइम लगता है, सपोज ये प्रोजेक्ट 1 साल का है, अब एकदम प्राइसेस ऊपर चले, क्योंकि प्राइसेस ऊपर चली जाती है ना, फ्लक्चुएट हो जाती हैं, तो अब उसने उसमें मार्जिन रखा हुआ है, फोरकास्ट ओवररन ड्यू टू सॉफ्टवेयर बग्स नो फिक्स। मतलब ये एक एडिशनल कॉस्ट इनको बियर करना पड़ेगी कि जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रोजेक्ट कभी भी सपोज आपका प्रोजेक्ट था, आपने एक्सपेक्ट किया जी कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ना ये कंप्लीट होगा 10 करोड़ में, तो आपने एक्सपेक्ट किया, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 12 करोड़ में, 15 करोड़ में, या नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो इंसान कभी 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है 10 करोड़ में वो कंप्लीट होगा, ये इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल जी। मैन डेट्स टू डेट, अभी तक जो लोगों ने काम किया कितना, 2020, मतलब इतने जो काम हो चुका है, और पीछे तकरीबन 3000 डेज अभी रहते हैं, तो द हाफ वे, ऑलमोस्ट हाफ वे गॉन, नॉट कम्प्लीटली हाफ वे, 40% गॉन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज दी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। जल्दी से जी, ये तो प्रोजेक्ट की अप्रेजल होगी ना, प्रोजेक्ट की। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जी, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जी। जो रिपोर्ट पिछली थी कौन सी थी जी, वो प्रोजेक्ट की अप्रेजल रिपोर्ट थी कि प्रोजेक्ट कैसा बिहेव कर रहा है। अब उस प्रोजेक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं उसको भी तो हमने इवेल्युएट करना है कि लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो अब हम करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स। सपोज जी, डॉक्यूमेंट द क्वालिटी ऑफ एन एम्प्लॉय वर्क परफॉर्मेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड विद रेटिफिकेशन ऑफ अ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स एंड कैरियर प्लानिंग। हम एक एम्प्लॉय का सारा कुछ चेक करते हैं कि उसने क्या प्रोग्रेस दी, उसको हमने फ्यूचर में उसको कहाँ प्लेस करना है, ठीक है, उसको हमने क्या कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उसको हमने बॉस कौन सा एलोकेट करना है, उसका मेजर कौन सा एलोकेट करना है, किसके साथ वो काम करेगा, कितने अरसे के लिए वो ये काम परफॉर्म करेगा। तो ये सारी अप्रेजल होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के पर्सन को इवेल्युएट करना, उसको चेक करना, उसके बारे में सारी जो रिपोर्ट बनती है, दैट इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल का वर्ड जहाँ पे आएगा वहाँ पे ह्यूमंस को आपने टच करना और एम्प्लॉय को टच करना है। अप्रेजल जो एम्प्लॉय को जो चेक करना होता है, उसके वर्क परफॉर्मेंस को तो चेक करना होता है,
That is called appraisal. I hope you understood, Ji. So performance appraisal report document the quality of an employee work performance. उसकी क्या quality थी काम की for a particular period, मतलब एक टाइम में उसके 1 साल में या 6 महीने उसने क्या क्वालिटी प्रोड्यूस की, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, उसकी क्या इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स और क्या उसकी वीकनेसेस वो आइडेंटिफाई की जाती हैं. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स एंड कैरियर, उसको हमने किस तरह ट्रेन करना है, उसको कैसे डेवलप करना है, उसको फ्यूचर हमने कैसे प्लेस करना है. सम अप्रेजल रिपोर्ट में इंक्लूड रिकमेंडेशन ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट प्रमोशन, ऑल्दो द टू थिंग्स कैन बी केप्ट सेपरेट. कुछ ऐसी अप्रेजल होती है कि उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे हम उसको रिकमेंड भी कर देते हैं कि इसको हमने मैनेजर आगे प्रमोट करना है, या इसको हमें बोनस लगाना है, या इसकी सैलरी इंक्रीज करनी है. कुछ रिपोर्ट्स में अप्रेजल के बाद ये भी रिकमेंड कर दिया जाता है, दैट्स गुड इनफ. लेकिन कुछ में उसको सेपरेट कर दिया जाता है. ठीक है, ऑल्दो टू थीम्स कैन बी केप्ट सेपरेट, दोनों को सेपरेट भी किया जा सकता है, दोनों को मर्ज भी किया जा सकता है. तो लेट्स गो थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल. सपोज ये नेम है जी हसन, ठीक है, और जो मैनेजर है उसका वो आमिर, ठीक है जी. उसका डिवीजन जो इंटरनेशनल सेल्स है, जॉब टाइटल एक्टिविटीज एनालिस्ट है. अगर स्केलिंग कर दिए जी, अगर पुअर है तो 1 करें, अगर एक्सीलेंट तो 5 करें. ह्यूमन कांट बी 5, व्हाट आई फील पर्सनली फील, ह्यूमन कांट बी 5, मतलब वो 100% तो नहीं हो सकता, ही नीड्स इम्प्रूवमेंट. सो लाइक कोर स्किल्स एंड ग्रेड, क्लाइंट सर्विस 4 एक्सीलेंट जी, 4 ह्यूमन, 4 एक्सीलेंट जी. इंटरपर्सनल स्किल्स 4 एक्सीलेंट, क्रिएटिविटी फाइन, टीम वर्क फाइन, पंक्चुअलिटी जैसे होता है मोस्ट ऑफ हमारे कल्चर में इतनी नहीं है, इट्स ओके, मतलब एवरेज बिलो एवरेज है डेफिनेटली जी. पंक्चुअलिटी इज अ कंसर्न. डिसीजन मेकिंग एवरेज, एडेप्टेबिलिटी इज ओके नॉर्मल, ठीक है. 4 इज वेरी गुड आई मस्ट से, 3 इज एवरेज एंड 2 इज पुअर. अब ऑब्जेक्टिव एंड अप्रेजल, उसको जो टास्क दिया था इंक्रीज सेल बाय 10% एंड 9% अचीव, वेल डन. 9% अचीव कर ली, वेल डन यार, इट्स ओके, वेरी फाइन. आपने मैट्रिक एफएससी में 100% मार्क्स तो नहीं लिए ना, ले भी नहीं सकते, 90+ में जाओगे, दैट्स फाइन, यू आर कंसिडर्ड वेरी गुड, एक्सीलेंट. इंट्रोड्यूस 5 न्यू क्लाइंट्स का टास्क था और उसने 6 इंट्रोड्यूस करवा दिए, मोर देन रिक्वायर्ड, एक्सीलेंट जी. अटेंड एडवांस सेल्स स्किल्स कोर्स, उसने अटेंड करना था और उसने उसको मई में अटेंड कर लिया, तीनों काम उसने एफिशिएंटली परफॉर्म कर लिए, वेरी गुड जी. ऑब्जेक्टिव्स फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, इंक्रीज सेल बाय 15%, ठीक है. अब जो नेक्स्ट 12 मंथ का टास्क है जी, इंक्रीज सेल्स बाय 15%. अब उसको जो टास्क उसको इंक्रीज कर दिया 10 से 15% बाय नेक्स्ट उसने साल में करना है. ये जो उसका ऑब्जेक्टिव थे पिछले साल का जो उसने अचीव कर लिए हैं, आप नेक्स्ट ईयर के जो टास्क है वो बता रहा है. इंट्रोड्यूस 5 न्यू क्लाइंट, वो अगेन सेम, एंड अटेंड एडवांस नेगोशिएशन कोर्स, ये उसने अटेंड करना है. अब कैरियर प्लानिंग क्या है जी, मिड टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव मैनेजर ग्रेड, अब उसको हमने मैनेजर बनाना है. उसके बाद जी एंड स्टार्ट मैनेजिंग हिज ओन टीम, एंड स्टार्ट मैनेजिंग, और वो मैनेजर बनेगा और फिर उसकी अपनी टीम होगी जो उसको वो मैनेज करेगा. ये हम उसकी कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टूड जी, यहाँ तक ओके है जी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट. तो नेक्स्ट मूव ऑन, फिजिबिलिटी रिपोर्ट. जी नेक्स्ट कौन सी रिपोर्ट है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट 6.3, फिजिबिलिटी, सॉरी जी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है जी. फिजिबिलिटी रिपोर्ट कि मैं आपको, सॉरी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जी. फिजिबिलिटी बेसिकली ये होता है कि प्रोजेक्ट को चेक करना कि हमें कितना फ़ायदा देगा. आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसकी फिजिबिलिटी, उसकी वायबिलिटी चेक करते हो कि यार ये कितना देर पर रहेगा. लाइक अगर मैं बात करूँ चाइनीज़ प्रोडक्ट की, हमारे कंट्री में जो इंपोर्टर्स लेकर आते हैं, हम कहते हैं जी वो इतनी देर चलती नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज प्रोडक्ट. तो वो फिजिबिलिटी होती है. फिजिबिलिटी होती है कि बाइंग करने से पहले हम उसके बारे में आइडिया लेते हैं कि यार ये कितना अर्सा चलेगी, इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, you know. So let's come back the feasibility report. A feasibility report examine the viability of the proposed undertaking. Viability कितना अर्सा वो चलेगा, from its technical, वो मशीनें जो हम उसमें लगाने वाले कितना अर्सा वो चलेगी, कमर्शियल हमें फ़ायदा क्या देगी,
एंड इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट उससे लोगों को कितना भला होगा। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, सपोज स्मगलिंग का प्रोजेक्ट है, टेक्निकली नो रिस्क, कमर्शियली वाह भाई क्या बात है जी, पैसे पे पैसा आ रहा है जी, इकोनॉमिकली वेरी नेगेटिव। फैक्ट्रीज लगती हैं जी, टेक्निकली ओके फाइन, मशीनरी भी ठीक है, कमर्शियली बहुत ही फायदा है, लेकिन इतना वो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं या इतना वो केमिकल एक्सर्ट करती है कि एनवायरनमेंट के लिए वो पोल्यूट कर रही है, एनवायरनमेंट को खराब कर रही है। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी देखना होता है। तीन चीजें मिलके फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, तीन चीजें मिलके। पहली क्या जी, अगेन जी, पहली चीज क्या जी, टेक्निकल, उसमें जो मशीनरी हमने लगानी है वो कितना अर्सा चलेगी, उसकी क्या, ये तो नहीं है कि हमें 2 करोड़ की मशीन मंगवाई है, पता चले जी 2 महीने के बाद नई मशीनरी आ गई है मार्केट में और आपकी मशीनरी, और वो उससे बहुत अच्छी मशीनरी है, कंपैरेटर ने वो मशीनरी बाय कर ली, आपकी प्रोडक्ट गई, क्योंकि आप जिस मशीनरी बना रहे थे वो ओल्ड प्रोडक्ट थी, वो ओल्ड स्टाइल पे थी। अब कस्टमर को नई प्रोडक्ट चाहिए, न्यू मशीन वाली प्रोडक्ट चाहिए, न्यू डिजाइन वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो आपकी तो प्रोडक्ट गई ना फिर, ठीक है, आपकी मशीनरी भी गई, मतलब वो सारी इन्वेस्टमेंट आपकी जाया। तो सबसे पहले हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव चेक करते हैं कि वो मशीन कितना अर्सा चलेगी, कि वो प्रोडक्ट कितना अर्सा चलेगा। नेक्स्ट इज जी, इसमें देखिए कमर्शियल, कमर्शियल का पैसा, जो प्राइवेट लोग होते हैं बिजनेस करते हैं ना, तो वो उनको प्रॉफिट चाहिए, उनको रेवेन्यू चाहिए, जो जॉब करते हैं उनको सैलरी चाहिए, वेजेस चाहिए। तो ये कमर्शियल पर्सपेक्टिव होगा। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या होगा, इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट क्या होगा जी, जी बताएं, इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट क्या होगा कि लोगों को कितना उससे भला हो रहा है, खुदा के बंदो, लोग कितना मुस्तफीद होंगे। ये तो नहीं कि प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, कमाल है जी, टेक्निकली भी नो प्रॉब्लम, लेकिन लोगों की जिंदगियों पे नेगेटिव इंपैक्ट कर रहे हैं, उनको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनकी सेहत खराब कर रहे हैं, नॉट अलाउड। तो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो मोस्टली ये होते हैं, उनको इतना कमर्शियल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, अब आई टॉक अबाउट द हॉस्पिटल्स। अब गवर्नमेंट जिना हॉस्पिटल की बात करें, अब वहां पे इकोनॉमिक स्टैंड पर तो बहुत ज्यादा है यार, लोग कितना मुस्तफीद होते हैं, फ्री ऑपरेशन होते हैं, फ्री चेकअप होता है, लेकिन कमर्शियली गवर्नमेंट के नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव। टेक्निकली इज फाइन, जो मशीनरी वहां पे है वो पेशेंट्स पे इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इकोनॉमिकली कमर्शियली दैट इज नेगेटिव फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का वो इतना खर्चा हो रहा है वहां पे, ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे जी। नेक्स्ट इज जी, a feasibility report represent the benefit that the proposal or idea will yield with the tail of its initial capital cost। ये कितना बेनिफिट देगी विद इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल जो कॉस्ट होगी, जो शुरू की कॉस्ट होती है वो इनिशियल कॉस्ट होती है, देखिए। इम्प्लीमेंटेशन स्केड्यूल, देखिए इम्प्लीमेंटेशन स्केड्यूल क्या होता है जी, कि जब इसको अप्लाई करेंगे, जब इसको हम प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करेंगे, तो ये कितने अरसे में होगा, तो कितना अरसा ये चलेगा, कितना स्केड्यूल, कितना अरसा ये चलेगा, देखिए इम्प्लीमेंटेशन स्केड्यूल। ये तो नहीं है कि प्रोजेक्ट जो है ना ये हम उसको लगाने में, सपोज वो मशीन सिर्फ 2 महीने चले, आप मोबाइल खरीदते हो नया, देखिए, और वो आप सिर्फ उसको 1 महीना रखो, नहीं, आपने मोबाइल खरीदा अगर 50,000 का, 40,000 का, 30,000 का, तो घटो घट 2-3 साल तो चलेगा ना, या 1 साल कर रहा हो, तो दिस कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन स्केड्यूल, कि जब मतलब वो अपना खर्चा निकाल के जाए, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब ये नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया 2 करोड़ की और नए दिन नेक्स्ट डे आप नई मशीनरी बाय करना शुरू कर दें, ये इट्स नॉट पॉसिबल, ये कहना चाह रहा है। देन रिकरिंग कॉस्ट, रिकरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो बार बार कॉस्ट आती है, रिकरिंग होती है बार बार, क्योंकि जब मशीनरी लगाते हो, जब प्रोजेक्ट लगाते हो, तो दोबारा से उसको रिपेयर करना होता है भाई। आप गाड़ी खरीदते हो भाई, पेट्रोल डलवाना है, उसकी ट्यूनिंग करवानी है, गाड़ी की भी ट्यूनिंग होती है, देखिए। इस तरह से बाइक्स वगैरह डेली प्रॉब्लम आते हैं कि नहीं आते, कभी पेट्रोल डलवाना है, कभी उसका इंजन ऑयल चेंज करना है, कभी उसकी ट्यूनिंग करवानी है, कभी पंक्चर हो गया है, दैट्स कॉल्ड रिकरिंग कॉस्ट। एंड रिटर्न्स ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ अंडरटेकिंग, जितना अरसा चलेगा, कितना अरसा चलेगा, उसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, यूजफुल अंडरटेकिंग। ये क्या कहना चाह रहा है जी, यूजफुल लाइफ में कितना अरसा वो चलेगा ऑफिस अंडरटेकिंग, ठीक है, कितना अरसा, जब उसको हम प्लेस करेंगे, जब उसको हम ऑपरेट करेंगे, तो कितना अरसा वो चलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब आगे जी, उसको वो टेक्निकल फिजिबिलिटी, लेट मी गो थ्रू इलस्ट्रेशन वेरी क्विकली जी। सो टेक्निकल फिजिबिलिटी, इफ आई टॉक अबाउट हाईली फिजिबल, ये वो प्रोजेक्ट बड़ा ही फिजिबल है, कमाल है जी।
टेक्नोलॉजी हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर 3 years विद द लेटेस्ट रिलीज। अब वो टेक्नोलॉजी आपको पता है, अब बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको नहीं पता कि यार वो आगे चल के क्या बिहेव करेगी, कामयाब होगी नहीं होगी, सक्सेसफुल होगी नहीं होगी। अब आपको पता है कि यार वो टेक्नोलॉजी आ गई और 3 साल से मार्केट में है, 3 साल से वो नई मशीनरी जो है ना वो मार्केट में है। वर्जन कौन है 2.3, हैविंग एक्सेलेंट इन बोथ टेक्निकल एंड यूजर टेस्टिंग, दोनों में फाइन है जी, उसका फीडबैक बड़ा अच्छा आया और बड़ी अच्छी कमाल टेक्नोलॉजी चल रही है। अब कमर्शियल टेक्निकली तो ओके हो गया ना, टेक्निकली फाइन। नाउ कमिंग टुवर्ड द फिजिबिलिटी, कमर्शियल फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट नो कंसीडर अ मस्ट डू, इसको एक चारा नहीं है, अब करना पड़ेगा आपको। क्यों? एट 3 out of the 5 आपके 5 कंपैटिटर्स में 3 मूव कर चुके हैं, आप 2 पीछे रह गए हो। हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड ऑटोमेटेड स्कैनिंग सिस्टम, ये ऑटोमेटेड स्कैनिंग सिस्टम होता है जी। ऑटोमेटेड स्कैनिंग सिस्टम क्या होता है कि जो ही आप लाइक ये आईटी का बेसिकली कोर्स है। ऑटोमेटिक स्कैनिंग होता है बेटा कि आप ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें स्कैन होती हैं, मतलब जो ही वो प्रोसेस से गुजरती हैं ये उस मशीनरी में जो, तो वो स्कैन होकर बताती हैं जी वो उसमें कोई फ्लॉज वगैरह तो नहीं है, ऑटोमेटिकली स्कैन हो रही हैं वो। तो ये आईटी का एक टर्मिनोलॉजी। एनीवे ये प्रोजेक्ट है उसको चेक किया जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। तो वो 5 कंपैटिटर से 5 में से 3 ने ऑलरेडी कर दिया, 2 आप पीछे रहे। अगर अब भी आपने ना किया तो वो तीनों कंपैटिटर आगे बाजी ले जाएंगे। अब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है जी? सेटअप कॉस्ट कितनी है जी? 35 लाख रुपए, 3.5 मिलियन। पे बैक कितने अरसे में पे बैक करेगा? 2.3 ईयर्स में। मतलब 35 लाख आपको 2403 27 मंथ्स में आपको वापस पैसे मिल जाएंगे। 35 लाख। लीड टाइम कितना है जी? 3 मंथ, 3 मंथ में स्टार्ट होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, हर साल के हमें कुछ 96,000 पे करने होंगे एज अ मेंटेनेंस को। यूजफुल लाइफ इज 7 ईयर रिप्लेसमेंट। अब 2.3 ईयर्स में आपको 35 लाख मिल जाएंगे और उसके ऊपर जो बाकी रिमेनिंग जो टाइम है आप खुद कैलकुलेट करो, आउट ऑफ 7 ईयर्स वो आपका बेनिफिट ही बेनिफिट, वो आपका प्रॉफिट है। ये यूजफुल लाइफ होगी। नेक्स्ट जी सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट। अगर नेक्स्ट रिपोर्ट कौन सी? सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट 6.4। जी अब ये रिपोर्ट होती है जो स्पेसिफिकली मार्केटिंग वाले बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जी? सेल्स, हम सेल्स होता है सेल्स होता है कि अच्छा सेल उस पहले मार्केट होती है, कोई प्रोडक्ट पहले मार्केट होती है। मार्केट डिफरेंट तरह से करते हैं, टीवी के थ्रू भी करते हैं, हम बिल बोर्ड्स के थ्रू भी करते हैं, हम न्यूज़पेपर के थ्रू भी करते हैं, एसएमएस के थ्रू भी करते हैं हम। देयर आर मल्टीपल वेज टू डू द मार्केटिंग। और उस मार्केटिंग में से अब सेल कितनी हुई वो भी देखना होता है ना। देखो आप मार्केटिंग कर रहे हो, सपोज 1 करोड़ की आपने मार्केटिंग कर दी, अब उससे उसके मुकाबले में 1 करोड़ के मुकाबले में कम से कम 5-10 करोड़ की सेल तो होनी चाहिए ना। अब आपने 1 करोड़ का खर्चा कर दिया, सेल जो है ना वो 10 लाख की हुई, तो मतलब आपकी मार्केटिंग फ्लॉप गई। मार्केटिंग टीम को उड़ा के रख दो, फिर मार्केटिंग टीम निकम्मी है। फिर देखिए आपने उसका आउटपुट चेक करना होता है यार कि अगर आपने 1 करोड़ पे इन्वेस्ट किया है मार्केटिंग में तो उसका बेनिफिट कितना आ रहा है। तो यहां पे वो चेक करना चाह रहा है कि हमने कितना उसका बेनिफिट गेन किया। सो अ सेल एंड मार्केटिंग रिपोर्ट प्रोवाइड डाटा ऑफ एक्चुअल सेल्स ऑफ अ वेरियस प्रोडक्ट क्लासिफाइड बाय क्वांटिटीज, हमने कितने प्रोडक्ट्स को सेल किया, टेरिटरीज कितने एरियाज में सेल किया, सेल टीम्स हमारी कौन कौन सी सेल्स टीम्स थी, एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ओके, और कितने अरसे डिस्ट्रीब्यूटर फॉर, और हमने कितनों के साथ स्पेसिफिक पीरियड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट किया, या हम उनको माल प्रोवाइड करेंगे। सपोज आगे वो डिस्कस करेगा। द रिपोर्ट डिस्प्लेज द वेरिएंस बिटवीन सेल्स अचीव वर्सेस बजट। हमने जो बजट किया था, हमने जो प्रोजेक्ट किया था, हमने जो एंटिसिपेट, जो हमने पेशन गोई की थी कि हम इतना सेल करेंगे, उसके मुताबिक हमने क्या से परफॉर्मेंस बेसिकली चेक की जाती है, क्योंकि आपको जितना प्रॉफिट होता है वो सेल की बेस पे होता है। सो द रिपोर्ट माइट आल्सो इंक्लूड रिकमेंडेशन फॉर परस्यूइंग स्पेसिफिक मार्केट। अगर उसके मुताबिक ऑल इज वेल, आपने प्रोजेक्ट किया जी हमने सेल करनी है 10 करोड़ की, 10 करोड़ की सेल होगी, ऑल इज वेल। लेकिन आपने प्रोजेक्ट किया 10 करोड़ की सेल हुई 5 करोड़ की, मतलब गैप इज देयर, 50% you achieve, but marketing policy need to be changed. Marketing people need to be changed, or they need to be trained. नीचे जी सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी जी, बजट। अब बजट कितना बनाया था हमने मीट का? $10,000
डॉलर में बात हो रही है जी। अब एक्चुअल कहते हैं जी 11,000 में, ओहो ग्रेट जी, बजट कितना था 10,000 का, अचीव कितना कल ही 11,000 प्लस में चले गए, वाओ जी। इसको इनको प्रमोशन मिलनी चाहिए, इनको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए ना, देखिए इनको बोनस मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने यस वो आगे बात कर रहा है 14% का वेरिएंस आया। ऐसे एनालाइज किया जाता है किसको प्रमोशन देनी है किसको नहीं देनी। नेक्स्ट इज जी ग्रेन्स एंड सीरियल्स, 4,000 बजट था, 4,5,332 वेरिएंस 5, मतलब 13% पॉजिटिव वेरिएंस आया एक्स रेटिंग को प्रमोशन दे। मतलब उन्होंने जो बजट जो आप पे टास्क दिया था, जो आपने उनको माइलस्टोन दिया था, सॉरी उससे वो कहीं ज़्यादा अचीव कर गए, उनकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंस में चलेगी, अब बार अबव एक्सीलेंस में चलेगी, यू हैव टू गिव द प्रमोशन। नेक्स्ट इज दी डेयरी प्रोडक्ट्स सॉरी 8,000, इतना ही अचीव किया, इतना टास्क था, तो कौन सा तीर मार दिया भाई, ये तो आपका काम था। 8,000 तो आपका काम था, आपने तो ऑलमोस्ट इतना अचीव किया, उससे थोड़ा कम उसने अचीव किया, तो फिर नो प्रमोशन, नो इंक्रीमेंट शायद मिल जाए, प्रमोशन बोनस वगैरह मिलना मुश्किल है क्योंकि ये तो आपका काम था। आप ये बताओ एडिशनल, आप कहते हैं ये बताओ आपने एडिशनल क्या किया, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ये काम करना, ठीक है। बॉस कहता है ये तो तुम्हारा बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो तुम सैलरी चार्ज कर रहे हो, तुम्हारा ये बताओ तुमने एडिशनली क्या किया हमारे लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज जी कन्फेक्शनरी 3,000, 13%, मेजर टीवी कंपनी बाय मैन्युफैक्चर, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो प्रमोशन होगी कन्फेक्शनरी की, अब कन्फेक्शनरी टीम, इस कन्फेक्शनरी मतलब कैसे टास्क अचीव हुआ, ये कैसे अचीव हुआ कि टीवी पे कंपेन चलाई, वो कंपेन सक्सेसफुल हुई, लोगों ने बाय की उस प्रोडक्ट को, दैट्स हाउ इट बिकम सक्सेसफुल। तो उनको जो टीवी पे जिन्होंने ऐड चलाई है उनको प्रमोशन मिलेगी। फिर बेवरेजेस 5,000, जिस तरह से गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज, जिस तरह पाकिस्तान में भी है जी, अभी ड्रिंक्स वगैरह नॉट अलाउड इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो उनका जो बजट था वो उससे लेस रहे, तो अब उनका तो कसूर नहीं है, फिर वो बोलेंगे गवर्नमेंट ने किया तो हमारा कसूर नहीं है, सो दे विल बी ओके, सर्वाइव करके वो उनको निकाला नहीं जाएगा या उनको ठीक है वो मतलब सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट इज सी फूड, दैट्स वेरी डिजास्टर जी। 1,000 का बजट था, फोर्ड मतलब -60%, कोई ऐसी वबा आ गई सी फूड में, मतलब लोगों डर गए, खौफ मछलियों में, कोई ऐसी खौफ तारी हो गया यार नहीं खानी यार, पॉइजनस हो गई है, ये हो गया वो, तो लोगों में ये क्या हाईली पब्लिसाइज हेल्थ केयर के लोग केयरफुल हो गए, तो उसमें आपका कोई नेचुरल डिजास्टर था जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है, यू स्टिल विल सर्वाइव, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट रिपोर्ट इज दी चेयरमैन एनुअल रिपोर्ट, बड़ी रिपोर्ट है जी 6.5 चेयरमैन एनुअल रिपोर्ट, ठीक है जी, कड़ी रिपोर्ट है चेयरमैन एनुअल रिपोर्ट जी। अब जो चेयरमैन की रिपोर्ट होती है, इंटरेस्टिंगली चेयरमैन साहब 1 साल के बाद रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाय लॉ, बाय रेगुलेशन, 1 साल के बाद लोगों के सामने जवाबदेह होते हैं, आपने जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, ओके, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, उनके सामने खड़े होके या उनको एक रिपोर्ट सबको फर्निश करनी है, उनको जस्टिफाई करना होता है जी कि मेरी टेन्योर में, मेरे इस 1 साल में कंपनी पहले कहाँ पे थी, आज कहाँ पे पहुँच गई, कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया, कंपनी की सेल कितनी इंक्रीज हुई, हमारा फ्यूचर क्या प्लान है, मेरा फ्यूचर क्या प्लान। प्राइम मिनिस्टर से करता है ना, प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट होती है, टीवी पे आके स्पीच करता है जी 1 साल में हमने ये किया, नेक्स्ट साल हमने ये करना है, पहले कंट्री यहाँ पे तब यहाँ पहुँच गया, ठीक है जी। तो ये होता है कि जहां पे चेयरमैन साहब जो ना अपनी प्रोग्रेस शो करते हैं। सो द चेयरमैन्स एनुअल रिपोर्ट, एक सालाना रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट मतलब सालाना रिपोर्ट होती है, प्रेजेंट्स अ समराइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पिछले साल हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, अब इस साल जिसमें मैं चेयरमैन था उस साल क्या परफॉर्मेंस रही ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अचीवमेंट क्या क्या अचीव किया, एंड प्रॉब्लम एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरव्यू, और हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। The report provide information about future expectation, और फ्यूचर में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फ्यूचर में हमारी क्या उम्मीदें हैं, एंड प्लान्स टू obtain the desired, और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे फ्यूचर में हम कितना रिजल्ट अचीव करेंगे। द रिपोर्ट आल्सो इन्फॉर्म द स्टेक होल्डर, जो भी इंटरलिंक्ड होते हैं, जो भी उस कंपनी से इंटरलिंक होते हैं, वो सब स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करता है, वो रिपोर्ट इन्फॉर्म करती है प्राइमरली एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी जो उस कंपनी से अटैच, प्रोस्पेक्टिव जो अटैच होना चाह रहे हैं,
जो चाह रहे हैं कि यार हम इस कंपनी से बिजनेस करें, जो चाह रहे हैं कि हम इस कंपनी के कस्टमर बने, ये वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं। क्रेडिटर्स जो लोन देते हैं लाइक बैंक्स वगैरह, एनालिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स एंड फ्यूचर, और जो एनालिस्ट जो वैसे जो रिसर्च कर रहे होते हैं बिजनेस के ऊपर, जिस तरह से ये टीवी चैनल्स वगैरह ये जो न्यूज़ जो रिपोर्टर्स होते हैं, या ये जो बिजनेस के जो न्यूज़ कास्टर्स होते हैं जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, सो वो एनालिस्ट होते हैं जो बिजनेस को एनालाइज करके बता रहे होते हैं। तो उनके लिए एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग बोथ प्रॉफिट एंड कैश, हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करें जी रिगार्डिंग प्रॉफिट कैश फ्लो, कि कितना पैसा आएगा और कितना पैसा हमारी कंपनी से जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड जी। डू यू अंडरस्टैंड द चेयरमैन्स एनुअल रिपोर्ट, जिसमें A to Z सारा बताना होता है समराइज फॉर्म में, चेयरमैन ने रिपोर्ट की फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, जी इस साल में मेरे अंडर ये प्रोग्रेस रही, ये प्रॉफिट अचीव किया, नेक्स्ट साल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये प्रॉफिट होगा, ठीक है जी, देखिए ये मेरे गोल्स होंगे, मैं इस तरह से कंपनी को लेके चलूँगा, ये कैश फ्लो होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी। नेक्स्ट इज जी, तो सबसे पहले जी जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं जी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो डिस्कस कर रहा है जी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो भी है बेटा, इसको गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, ओके, जस्ट यू शुड हैव आइडिया। आई जस्ट गिव यू कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो डिस्कस करेगा जी कि इस साल कितनी परफॉर्मेंस रही, कितना हमने गेन किया और नेक्स्ट ईयर हमारे क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन, पैसे की इंफॉर्मेशन सारी इसके अंदर फॉल करेगी। और कस्टमर्स, हमारे साल में कस्टमर कितने इंक्रीज हुए, कितने हैप्पी हुए, कितने सेटिस्फाइड हुए, और फ्यूचर में हमारे कस्टमर के लिए क्या प्लान्स हैं कि दे रिमेन अटैच विद द कंपनी। देन अवर एम्प्लॉइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम एम्प्लॉइज को कितने अच्छे वे में ट्रीट करते हैं, उनको हम कितनी अच्छे वे में सैलरीज या कितने अच्छे बोनस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं कि एम्प्लॉइज को हम ट्रेनिंग कैसे करवा रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्ट्रेटजी, फ्यूचर के कंसर्न क्या है, फ्यूचर के टास्क क्या है, वो स्ट्रेटजी में डिस्कस होंगे सारे। आई होप यू अंडरस्टूड जी, ठीक है जी। एक टेंटेटिव से उसने बता दिया है कि चेयरमैन रिपोर्ट में सबसे पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी, मैंने चैप्टर 2 में बताया, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी होती है बताएं जी। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। आपकी जिंदगी के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली, यार मुझे पैसा, मुझे बताओ सीए का मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, यार बिजनेस करूंगा मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा। आप कोई भी काम करते हो, जिंदगी में मेहनत करते हो, अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए करते हो। इफ यू हैव वेरी लुक्रेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली यू विल गो फॉर दैट venture, you will go for that activity, you will go for that study. If you don't find any financial information in a good way, you will not go for that product. Definitely you will not go for that product, you will not go for that company, you will not go for that business, that study. अब आप BA नहीं करेंगे probably, क्यों? क्योंकि BA के बाद आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बड़ी वीक मिलने वाली है, आपको इतनी सैलरी नहीं मिलने वाली, आपको इतनी भी जॉब नहीं मिलने वाली, यू नो। सो ये कहना चाह रहा हूं। उसके बाद हमने कस्टमर को डिस्कस किया जी। कस्टमर का डिस्कस करता है, वो सारा बताता है जी चेयरमैन की रिपोर्ट में कि हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट कितने इंक्रीज हुए हैं, अगर डिक्रीज हुए हैं तो क्यों हुए, इंक्रीज हुए हैं तो क्यों हुए, हम फ्यूचर कैसे उनको ग्रैब करके रखेंगे, वो सारा डिस्कस करना होता है। द नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज को डिस्कस करते हैं जी, एंड नेक्स्ट स्टैट्यूटरीज को डिस्कस करते हैं। तो स्टैट्यूटरीज को आई होप यू अंडरस्टूड कि जहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग, कि अब फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में कंपनी कैसे लेके जाऊँगा, प्रॉफिट कितना गेन करेगी, ठीक है, हमारा मार्केट शेयर कितना इंक्रीज होगा। एनीवे जी, एंड नेक्स्ट इज द लास्ट रिपोर्ट इन दिस चैप्टर इज द ऑपरेटिंग रिपोर्ट। क्या है जी? लास्ट रिपोर्ट इज द ऑपरेटिंग रिपोर्ट। ऑपरेटिंग रिपोर्ट, ठीक है जी। लास्ट रिपोर्ट कौन सी है जी? ऑपरेटिंग रिपोर्ट। अब हमने डिफरेंट रिपोर्ट्स पढ़ी। ऑपरेटिंग रिपोर्ट क्या होती है जी? कि एक टाइम पीरियड में, एक महीने में सपोज हमारी कंपनी के ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हुए, उस महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, उस महीने में कितने एम्प्लॉइज है, कितने एम्प्लॉइज के, उस महीने में क्या नया किया और क्या नया नहीं किया, मतलब रूटीन काम हुआ तो वो भी मेंशन करते हैं। तो उस महीने में क्या कुछ किया, सिर्फ उस महीने की प्रोग्रेस को मेंशन करना, या उस टाइम, वो कोई भी टाइम हो सकता है, वो एक दिन का भी टाइम हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है। ऑपरेशन की बात हो रही है, ऑपरेशन कैसा परफॉर्म हुआ, मेनली एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म हुई, प्रोसेस कैसे परफॉर्म हुआ,
तो यहाँ पे जो लेट मी गो थ्रू एन ऑपरेशनल रिपोर्ट समराइज ऑपरेशनल एक्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म हुई वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। द रिपोर्ट माइट इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन सेल्स एंड परचेज, इस महीने में कितनी सेल्स हुई, कितनी परचेजेस हुई, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री, ओके, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, कितने एम्प्लॉइज आए, कितने एम्प्लॉइज गए, उनको क्या हमने बोनस दिए, ब्ला ब्ला, एंड इन्वेंट्रीज, कितना नया माल हमने बनाया और कितना माल हमारी फैक्ट्री से बाहर निकला, वो सारा इन्वेंट्री में फॉल करता है। ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स आर यूज्ड बाय मैनेजमेंट, क्या जी, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स आर यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू क्रिएट अ क्विक समरी ऑफ हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग। अगेन जी, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स आर यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू ऑब्टेन अ क्विक समरी ऑफ हाउ द कंपनी, वो इस महीने में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, इस हफ्ते में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, देखिए इस टाइम पीरियड के दौरान कंपनी ने कैसा ऑपरेट किया, वो सारा डिस्कस किया जाए समराइज फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ऑफ एन एयरलाइन, यहाँ पे एयरलाइन की बात हो रही है, एक एयरलाइन कंपनी है, कोई भी कंपनी है, माइट बी इंटरेस्टेड अबाउट रेवेन्यू एंड एम्प्लॉय नंबर, उस महीने में हमें रेवेन्यू क्या है, हमारे एम्प्लॉय नंबर क्या थे, बट आल्सो फ्लाइट स्टेटसेस, उस फ्लाइट की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। ऑक्यूपेंसी रेट्स होता है जी कि ऑन एवरेज जब जहाज ने फ्लाई किया तो उसमें कितने पैसेंजर थे, ऑक्यूपेंसी रेट, क्योंकि उसे अपने टाइम पे फ्लाई कर जाना है, चाहे उसमें सीट्स फिल है या नहीं है, जो रह गया सो रह गया। जहाज ने ये नहीं कह सकता फ्लाइट, वो नहीं कह सकते कि हमारा जिस तरह होता है लोकल में, जब तक बस भरे नहीं, जब तक चिंची हमारे भरे नहीं, वो चलते नहीं है, ये इनका ये चक्कर नहीं है, ठीक है। एयरप्लेन्स अगर 8 बजे का टाइम है दे विल फ्लाई, ठीक है। अब वो जहाज आधा है या 80% फिल है या 20%, इट डजंट मैटर, इट जस्ट फ्लाई। तो दैट्स ऑक्यूपेंसी रेट। जिस तरह मेरे डेवो वगैरह है, जो अच्छी गाड़ियां हैं, वो जिनको जो टाइम एलोकेटेड होता है उस टाइम पे मूव कर जाती हैं, और सम टाइम वो सिर्फ 3-4 पैसेंजर बैठे होते हैं, बाकी पूरी बस खाली होती है। दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेंसी रेट। एंड पंक्चुअलिटी, और कितने पंक्चुअल वे में फ्लाइट्स ने टेक ऑफ किया अपने टाइम पे जी। मैनेजमेंट यूज ऑपरेटिंग रिपोर्ट आइडेंटिफाई एरिया दैट आर परफॉर्मिंग वेल, जो एरिया अच्छे काम कर रहे हैं वेल इनफ जी, एंड एरिया दैट नीड इंप्रूवमेंट, वो कंपेयर करते हैं ना फिर, यार पिछले मंथ में तो ये परफॉर्मेंस, इस महीने ये परफॉर्मेंस आई, तो कम परफॉर्मेंस क्यों आई, कि इसका ये परफॉर्मेंस, ये सेल कम क्यों आई, या ये एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड ज़्यादा क्यों होंगे इस मंथ में आगे, तो वी नीड इंप्रूवमेंट। वहाँ से हम इंप्रूवमेंट फिर करते हैं, यू नो कैसे करते हैं, वो नीचे बता रहा है। एनीवे वो सारा नीचे बता रहा है कि कैसे करते हैं वो, सॉरी यहाँ पे डिस्कस, बल्कि ये डिस्कस कर रहा है कि उस टाइम पीरियड के दौरान, उस टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हुई, वो डिटेल मेंशन कर रहा है जी। सपोज जी एयरलाइन ऑपरेटिंग रिपोर्ट ऑफ मई 2000, सपोज 2020, पूरे मई मंथ की, एक महीने की रिपोर्ट है। फाइनेंशियल सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइनेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो हमारा 1.32, कुछ छोटी सी कंपनी, कुछ ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, इसको जो प्रॉफिट था वो 13,20,000 प्रॉफिट था, ठीक है। पिछले अकाउंटिंग प्रॉफिट, पिछले महीने का प्रॉफिट, सॉरी अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब इस महीने में, सॉरी इस महीने जो हमें प्रॉफिट आया वो कितना है जी, 13,20,000, ये इस महीने का हमारा प्रॉफिट था। अब ओपनिंग कैश, या ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश के 0.58, 5,80,000 ओपनिंग कैश होता है जी। और पहले क्लोजिंग कैश पहले डिस्कस करता हूँ। ओपनिंग कैश होता है जो फर्स्ट को आपके पास अवेलेबल होता है, फर्स्ट को जो आपके पास अवेलेबल, जो उस महीने के फर्स्ट को अवेलेबल जाएगा ओपनिंग कैश। एंड क्लोजिंग कैश जो 30 है, या जो भी मंथ का एंड है 30 या 31 या 29, ओके, वो जो क्लोज करते हैं वो दैट्स कॉल्ड क्लोजिंग कैश, दैट्स फॉर 3,20,000। अब मुझे एक बात बताओ, जो इस महीने की क्लोजिंग है, सपोज ये महीना जो है ना वो 30th का है, इस महीने की क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में क्या होगी, ओपनिंग हो जाएगी। तो दिस इज हाउ थिंग्स मूव ऑन। एनीवेज जी, नेक्स्ट इज कस्टमर्स। कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जी। कंप्लेन रेट क्या है जी, 4% इज फाइन जी, 4% इज फाइन, एक्सेप्टेबल है, इट्स ओके जी, क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट नॉट मोर देन 10%। रिपीटेड फ्लाइट्स 63%, वेरी गुड। अगर बार बार कस्टमर आपके पास आ रहा है, इट मीन ही इज सेटिस्फाइड, ही और शी सेटिस्फाइड, क्योंकि दोबारा कस्टमर वही आता है कि जो फर्स्ट गो में सेटिस्फाइड होता है, भाई वो किसी और एयरलाइन पे सफर कर सकता है, भाई इज नॉट सेटिस्फाइड लास्ट टाइम। नेक्स्ट जी, एवरेज सेटिस्फैक्शन कितनी, 4.84 आउट ऑफ 5, दैट्स वेरी गुड जी। ऑपरेशन जी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 78%, ऑन एवरेज जो फ्लाइट से टेक ऑफ किया 78% ऑक्यूपेंसी रेट था, वो जो सीट्स फिल्ड थी। एवरेज टर्न अराउंड टाइम 48 मिनट्स जो है टर्न अराउंड टाइम
वो हवा में रहे। ऑन एवरेज की बात करें सारे एयरप्लेन्स की तो 48 मिनट्स होना, तो ये कोई लोकल जो है ना वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात कर रहा है, 48 मिनट्स। लाहौर से आपने सपोज इस्लामाबाद जाना है सॉर्ट ऑफ थिंग, या किसी और सिटी में जाना है, तो वो इतना मतलब ओके। सो ये कहना चाह रहा है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम 48 मिनट्स। 48 मिनट्स के बाद जो है ना वो जहाज़ जो है ना वो रिप्लेस हुआ, या 48 मिनट्स जो है ना उसने ऑन एवरेज फ्लाई किया इन द एयर। एम्प्लॉइज एब्सेंटिज्म 5.30%, ठीक है, फाइन जी इश्यूज होते हैं एम्प्लॉइज़ को, दे जस्ट डू द छुट्टियाँ, आपको पता ही है जिस आप लोग बहुत छुट्टियाँ करते हो जी। ट्रेनिंग डेज 463, आप एक साल में कितने दिन होते हैं यार खुदा के बंदो बताओ, 365 डेज होते हैं, तो ये 463 डेज कैसे आ गए जी। अब वो इसको डिवाइड कर लो कि प्रॉब्ली उन्होंने उस महीने में 20 एम्प्लॉइज़ को ट्रेन किया, 30 एम्प्लॉय, अगर एक एम्प्लॉय को ट्रेन करें जिस चीज़ की ट्रेनिंग की गई है, अगर 463 डेज लगाए जाएं तो वो बनती है। अगर एक लेकिन एक एम्प्लॉय को ट्रेन तो नहीं किया जाता, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है। तो ये कहना चाह रहा है, वो नहीं बताया कितने एम्प्लॉइज़ को ट्रेन किया, सिर्फ ये बताया कि 463 डेज। तो जब भी प्रोजेक्ट में रिपोर्ट में जब भी एम्प्लॉइज़ की बात करेंगे या प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात करेंगे तो उसको 1% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1%, ये दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कितने लोगों को आपने किया, 30 को किया, तो 30 से डिवाइड कर लो, 50 के 50 से डिवाइड कर लो। अब सपोज आपने 50 से किया तो 50 8,400 और 9 450 हो जाएगा, ठीक है, 59,450 ऐसा ही है ना, और 5 9 पॉइंट समथिंग लाइक 9 दिन, महीने में 9 दिन और कुछ टाइम के लिए, जो 10वां दिन था, कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए हमारी ट्रेनिंग्स चली। और कितने एम्प्लॉइज़ के लिए, 50 एम्प्लॉइज़ के लिए, इस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और न्यू ग्रेजुएट्स थी, हमने इस टाइम में कितने न्यू लोगों को हायर किया, दैट इज 18 पीपल, ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे जी। सो आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड द रिपोर्ट्स, ऑल द रिपोर्ट्स, ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया जी, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। आई होप यू अंडरस्टूड प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक कि आपने प्रोजेक्ट ले लिया, अब आपने उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस बतानी है कि एक महीने पहले ये टर्म्स एंड कंडीशन तय होती हैं कि आपने कितने अरसे की प्रोग्रेस बतानी है, 1 महीने की या 6 महीने की या हफ्तों की। सो अगर सपोज 1 महीने की प्रोग्रेस बतानी है आपने, नहीं आपसे कंफ्यूज हो जाएंगे उसके साथ, ऑपरेटिंग के साथ, ओके। ये ऑलरेडी माइलस्टोन तय, और सपोज आपने 6 महीने के बाद आपने प्रोग्रेस बतानी, तो 6 महीने में आपने कितना काम कंप्लीट किया, कितनी कॉस्ट आपने बियर की, ठीक है, और अभी कितना काम पीछे रह गया और कितने अरसे में कंप्लीट होगा, ये सारा प्रोजेक्ट कैसा बिहेव कर रहा है, प्रोजेक्ट बेसिकली किस तरह से चल रहा है, मतलब दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये बनाने, ये ऑपरेट करने से पहले की बात है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ऑपरेशन के साथ इसको ना रिलेट करना, ऑपरेशन होता है कि जब प्रोजेक्ट बन गया, क्या जी, जब प्रोजेक्ट बन गया अब ऑपरेट कर रहा है। प्रोजेक्ट बनाने से पहले जब बना रहे होते हैं तो वो बनाने की प्रोग्रेस वो बतानी होती है। प्रोग्रेस होता है कि वो चीज बन रही है, वो प्रोजेक्ट इन प्लेस हो रहा है अभी, ओके देखिए। और जब वो बन गई, जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब ऑपरेशन में आ गया, वो डेट को ऑपरेशन रिपोर्ट। हमने सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट डिस्कस की, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। उसको हमने कौन सी डिस्कस की, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जिसमें हम पीपल्स को चेक करते हैं कि उस प्रोजेक्ट पे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कितना अच्छा परफॉर्म, अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं 5 है, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे 1 है, पुअर परफॉर्मेंस है। उसकी बेस पे हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं जी, हाउ वी हैव टू टेक दैट, उनका फ्यूचर में करना क्या है उनके साथ, उनकी सारी प्लानिंग की जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कि जहां पे हम प्रोजेक्ट को चेक करते हैं फ्रॉम 3 पर्सपेक्टिव। द फर्स्ट वन इज द टेक्निकल, उसकी हमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, वो कितना अर्सा चलने वाला है, ठीक है। सेकेंड पर हमने चेक किया कमर्शियल, कि उस प्रोजेक्ट को लगाने के बाद हमें उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, उसमें प्रॉफिट क्या मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, ठीक है। और थर्ड में जो हमने चेक किया वो क्या है जी, इकोनॉमिकल क्या है जी, कि प्रोजेक्ट जो लगता है उसको ये भी चेक करना होता है कि क्या कहीं से एनवायरमेंट पोल्यूट तो नहीं हो रहा, लोगों की सेहत तो खराब तो नहीं हो रही, लोगों की कितनी वेल बीइंग हो रही है,
कि गवर्नमेंट उन्हीं प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है जिनकी वेल बीइंग बहुत अच्छी होती है, लोगों के वेलफेयर के लिए भी वो अच्छा होता है। आइडियल प्रोजेक्ट वही होता है कि जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव में भी सही हो, टेक्निकली भी वायबल हो, कमर्शियली भी वायबल हो और इकोनॉमिकली भी वायबल हो। दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट। अगर एक पॉइंट भी नेगेटिव होगा तो आप उस प्रोजेक्ट को आगे इनिशिएट नहीं करेंगे, उस प्रोजेक्ट को आप इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, उस प्रोजेक्ट को आप लगाएंगे नहीं। ठीक है जी, यहां तक हो गया। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट। आपने मार्केटिंग कैंपेन की, आपने बजट किया कि 10,000, 15,000, 8,000, 2,000, उसके मुताबिक सेल कितनी हुई। अगर सेल उसके मुताबिक होगी वेल इनफ, अगर उससे ऊपर चली गई प्रोग्रेस करो, प्रमोशन दो, बोनसेस दो। अगर उससे नीचे आ गई जस्टिफाई करवाओ, हाँ जी नीचे सेल क्यों आई। अगर वो उनके पास कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है, उनको फिर फारिग करो, फिर नई टीम को हायर करो। ठीक है जी। उसके बाद जी हमने चेयरमैन एनुअल रिपोर्ट पढ़ी कि जहां पे चेयरमैन साहब एक साल के बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं और अपना सारा कुछ डिस्कस करते हैं कि एक साल के टेन्योर में मैंने एक साल जो ओहदा संभाला है, इस एक साल में मैंने कंपनी को कितना प्रॉफिट दिया, मेरे ड्यूरेशन में एम्प्लॉइज नहीं कस्टमर कितने इंक्रीज हुए या कितने हैप्पी हुए, एम्प्लॉइज को मैंने कैसा ट्रीट किया और अल्टीमेटली मेरे फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है कंपनी के लिए, मैं कंपनी को फ्यूचर में कैसे लेके जाऊँ, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है मेरे। ठीक है जी। एंड देन लास्टली व्हाट आई डिस्कस इज ऑपरेटिंग रिपोर्ट। और ऑपरेटिंग रिपोर्ट में होता है कि प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश हो गया, अब प्रोजेक्ट चल रहा है, मूव ऑन कर रहा है। अब उसका हम एक ड्यूरेशन फिक्स कर लेते हैं कि 1 महीने का या 1 साल का या 1 हफ्ते का, जो भी हम टाइम डिसाइड करते हैं, उस टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट कैसा बिहेव कर रहा है, एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म हो रही हैं, वो सारी डिस्कस होती हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी। आई एम डन विद चैप्टर नंबर 8। होप फॉर द बेस्ट। ओके, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, इसको पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। ओके जी। थोड़ा सा टेक्निकल है चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग भी है, लेकिन आप जब इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिपीट करोगे बेटा तो डेफिनेटली you will understand. But if you're not able to understand after going through my lectures, if you're still not able to understand, please contact me and I will definitely respond you if you have any concrete query. Take good care of yourself. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz.